हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो कल के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट के कुछ और नए एडजस्टमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि पिछली जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने आपको टोटल 9 एडजस्टमेंट के बारे में समझाया था, उनके कॉन्सेप्ट को समझाया था। आज की वीडियो में हम कुछ और नए समायोजनों के बारे में समझेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं उनमें जो एक सबसे बहुत ज़्यादा उलझाने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बैड डेब्ट्स से रिलेटेड जो भी समायोजन होते हैं वो। तो उनको हमें क्या करना होगा कि उनको विस्तार से समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हम उस समायोजन को, बैड डेब्ट्स के समायोजन को आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके समझाएंगे। और आज की वीडियो में हम बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो आज का जो सबसे पहला एडजस्टमेंट है वो है हमारा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो माल है वो क्या हुआ, आग से जल के नष्ट हो गया। तो इसका लेखा हम कहाँ करेंगे? तो क्योंकि देखिए हमारा स्टॉक जल के नष्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा परचेस होगा माल उसी में से स्टॉक जला होगा तो हमारा परचेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली एंट्री जो होगी वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत हम इसे परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो हमारा होगा वो हम इसे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्यों डेबिट साइड में दिखाएंगे? क्योंकि जब आपका माल जल के नष्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉस हुआ और जो भी हानि या लॉस होता है उसे हम हमेशा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और क्योंकि हमारा स्टॉक जलने की वजह से स्टॉक कम हो गया है तो इसलिए हम परचेस में से लॉस बाय फायर को क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। कुछ बुक्स में जो परचेस में से माइनस ना करके इसे दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन अपना सकते हैं, चाहे आप परचेस में से माइनस करके दिखाइए और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाइए, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा करके पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाइए। इन दोनों में से आप कोई भी कंडीशन अपना सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि स्थगित आयगत व्यय, यानी कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो कि इतनी बड़ी मात्रा में हो जाते हैं कि उनका जो हमें लाभ है वो कई सालों तक मिलता है। ठीक है। मतलब व्यापारी जो होता है कुछ व्यय को इतनी ज़्यादा मात्रा में कर देता है कि उनका लाभ जो है वो हमें कई सालों तक मिलता है। तो उन व्ययों को अगर हम किसी एक साल के ही लाभ हानि खाते में पूरा का पूरा दिखा देते हैं तो उससे हमारे जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि उसका लाभ तो हमें कई सालों तक मिलेगा ना। तो उस व्यय को भी हमें क्या करना चाहिए, कई सालों में बांट करके दिखाना चाहिए। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा ही व्यय कर दिया गया, बहुत भारी व्यय कर दिया गया, जिसे हम एक साल के अंतर्गत ही नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे अगर विज्ञापन पे व्यय किया गया तो इसे हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी कुछ रकम को दिखाएंगे। वो चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें कितना अमाउंट पीएल अकाउंट में दिखाना है, तो कुछ राशि जो है उस व्यय की उसे हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और दूसरा जो है वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यय हम कर चुके हैं और इसका लाभ हमें कई सालों तक मिलेगा, तो इसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे। और फिर हर साल क्या करेंगे, कुछ राशि एसेट में से निकाल के उसे लाभ हानि खाते में दिखाते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उस व्यय की राशि जो है वो टोटली खत्म हो जाएगी, तो फिर उसे आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे स्थगित आयगत व्यय का लिखा हो गया। तीसरा है हमारा चैरिटी एंड सैंपल। जो माल है उसे दान में दिया गया है और या फिर उसे नमूने के तौर पे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है कि कभी कोई व्यापारी क्या करता है, अपने व्यापार में से कुछ माल क्या करता है, गरीबों को या फिर किसी व्यक्ति को दान में दे देता है। या फिर वो क्या करता है कि अपनी जो जो गुड्स है उसे बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए वो क्या करता है कि अपने गुड्स को लोगों को सैंपल के तौर पे बांटता है। यानी कि आप एक एक सैंपल वो जाता है हर घर के पास भेजता है अपने आदमियों को, उनसे अपना जो प्रोडक्ट है उन्हें बेचवाता है। और फिर क्या होता है कि लोग क्या कर फ्री में वो बेचता है ताकि लोग उसे यूज़ करें और उसका बेनिफिट लें और फिर जा करके वो उसे मार्केट से खरीदें। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि व्यापारी का जो माल है वो कम होता है व्यापार में से। तो अगर माल व्यापार में से कम हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत इसे परचेस में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यापार में से माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो परचेस में से माइनस करके दिखाएंगे दोनों को ही। अगर सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि माल दान में दिया है तो हम इसमें से परचेस में से चैरिटी को माइनस करेंगे। अगर लिखा है कि सैंपल में दिया गया है माल तो परचेस में से सैंपल को माइनस करेंगे। अगर दोनों ही दिया है तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये जो माल दिया गया सैंपल या चैरिटी के तौर पे, अगर हम उसको मार्केट में बेचते तो उसका हमें पैसा मिलता। अब क्योंकि हमने उसे चैरिटी और सैंपल के रूप में दे दिया तो उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो वो हमारे लिए लॉस हो गया। तो लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, पीएल अकाउंट। फिर हमारा फोर्थ है कि ड्राइंग किया गया है, यानी कि गुड्स को हमने क्या किया है, आहरण किया है। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स यानी कि माल को क्या किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यापारी ने अपने पास लिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा परचेस क्या होगा, कम होगा। तो परचेस कम होगा तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, परचेस में से माइनस कर देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स को, अगर गुड्स का ड्राइंग है तो। और दूसरा हम इसे कहाँ दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, इसे ड्राइंग में जोड़ देंगे। अगर ड्राइंग दिया है पहले से तलपट में तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे प्लस करके दिखाएंगे। अगर तलपट में ड्राइंग नहीं दिखा है तो हम ऐसे ही इसे ड्राइंग दिखा करके क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे।
तो ये दो जगहों पे ड्राइंग ऑफ गुड्स का जो होता है एंट्री किया जाता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करके दिखाया जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में के लायबिलिटी साइड में हम क्या करते हैं, इसको ड्राइंग में जोड़ करके कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। क्या होता है कि कभी कभी जो मैनेजर होता है वो अपना जो वेतन लेता है उसके अलावा वो क्या करता है, जो नेट प्रॉफिट आता है बिजनेस का हर ईयर उस पर कुछ कमीशन लेता है। तो ये कमीशन पे क्या होता है, दो तरीके से दिया जा सकता है। एक कमीशन घटाने की पूर्व की शुद्ध लाभ पर और दूसरा होता है कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर। तो जो पहला है कमीशन घटाने के पूर्व के शुद्ध लाभ पर, वो जब हम लोग निकालते हैं तो सिंपल से क्या करते हैं, जो भी हमारी नेट प्रॉफिट आती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज दिया रहता है उस परसेंटेज का वो परसेंट निकाल देते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट अगर हमारा 1 लाख आया है और 1 लाख का 10% अगर हमें कमीशन देना है तो हम सिंपल सा 1 लाख का 10% निकाल के 10,000 जो है वो PL अकाउंट के कहाँ लिखेंगे, PL अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। और दूसरा जो है वो कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, दिखा देंगे। ये हम लोग ऐसे करते हैं। दूसरा जो है कि कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर अगर पूछा है तो इस कंडीशन में सिंपल सा क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट जो हमारा रहता है उसका इंटू करेंगे हम लोग जो भी परसेंटेज दिया है, जो भी रेट दिया है वो अपॉन में जो रहता है वो 100 प्लस रेट। ये हम फॉर्मूले से कमीशन घटाने के बाद का शुद्ध लाभ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लाख का नेट प्रॉफिट है तो 1 लाख के नेट प्रॉफिट का 10% अगर बोला है तो 10% अपॉन में 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। इस तरह से हम लोग अगर कमीशन निकाल के दिखाएंगे और इसे भी हम PL अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये दो तरीके से क्वेश्चन में आता है। अगर कमीशन घटाने के पूर्व का शुद्ध लाभ बोला है तो हम इस तरीके से निकालते हैं, अगर कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर बोला गया है तो हम इस तरीके से कमीशन निकालते हैं। अगर जो है वो मैनेजर कमीशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसे एक जगह पे PL अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर समायोजन में दिया हुआ है तो इस तरीके से जो भी कंडीशन रहेगी उसके आधार पर कमीशन निकालने के बाद हम उसे PL अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसके बाद जो है हमारा वो है इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर परचेज्ड गुड्स, यानी कि हमने माल तो खरीद लिया लेकिन हमें उसका जो रसीद है वो नहीं मिला। और जब रसीद नहीं मिला है तो हमने उसका लेखा नहीं किया होगा, लेकिन माल तो हमारे पास शामिल हो गया होगा ना हमारे स्टॉक में, सिर्फ और सिर्फ हमने लेखा नहीं किया होगा उस टाइम। तो अगर समायोजन में ये दिया तो इसे हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट की परचेस में क्या करेंगे, ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि माल तो हमारे पास आ गया है तो माल हमारा बढ़ गया होगा तो परचेज में ऐड कर देंगे। दूसरा, क्योंकि हमने माल खरीदा है तो हमारे जो लेनदार है वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्रय जो नकद है कि क्या है उसका, तो जब अगर हमें बीजक ही नहीं प्राप्त हुआ यानी कि रसीद ही नहीं मिली है तो हमने पेमेंट भी नहीं किया होगा तो हमारे क्या होंगे, लेनदार बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उधार माल एक तरीके से ये खरीदा है। तो जब हमें बीजक प्राप्त होगा तो हम इसकी एंट्री उस हिसाब से कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो हम लोग इसे क्रेडिटर्स में क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। अब क्रेडिटर्स कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने माल खरीदा है लेकिन हमें उसका रसीद नहीं मिला है तो हम उसे सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें माल प्राप्त हो चुका है। दूसरा, क्योंकि हमें रसीद नहीं मिला तो हमने पेमेंट नहीं किया होगा, पेमेंट नहीं किया है तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी लेनदार बढ़ जाएंगे। तो लेनदार में हम इसे ऐड करके दिखाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसके बाद है हमारा गुड सोल्ड ऑन सेल्स और अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने माल बेचा है लेकिन जो कस्टमर हमारा माल लेके गया है वो इस बेसिस पे लेके गया है कि उसे माल अगर पसंद आएगा तो वो रख लेगा और अगर नहीं पसंद आएगा तो वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो इस बेसिस पे ले गया है। अब क्या हुआ कि अभी तक उस कस्टमर ने हमें ये नहीं बताया कि वो माल को रख रहा है या वापस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हमने उसे माल दिया होगा तो हमने लेखा तो इतना किया ही होगा कि वो हमसे माल ले गया तो उसे हमने उधार लेखा किया होगा। तो हमने माल बेचने का लेखा किया, तो अब हम क्या करेंगे, उसको सेल में से माइनस करके दिखा देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, सेल में से माइनस करके दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता चला है कि वो क्या करेगा, हमारा माल वापस करेगा या नहीं। तो हम अपना अंतिम खाता बंद करने के लिए क्या करेंगे, उसे ट्रेडिंग अकाउंट के सेल में से माइनस करके दिखा देंगे। दूसरी एंट्री जो होगी वो हम अपने देनदार में से माइनस कर देंगे। देनदार को क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जब हमने बेचा, जब लेखा किया था तो हमारे देनदार बढ़ गए थे, क्योंकि हमने उधारी लेखा किया था। तो हम देनदार में से अब क्या करेंगे, उतना माइनस करेंगे। ये दोनों ही जो है वो हमारी सेल प्राइस पर हम दिखाएंगे, जितने पर भी हमने बेचा था वो दिखाएंगे। तीसरा भी इसका एक लेखा और होगा, वो होगा कहाँ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हम इसको दिखाएंगे। अब क्योंकि अगर हमारा माल वापस मान लीजिए आया होगा तो माल वापस आया होगा तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो हम इसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और दूसरा कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है, एसेट साइड में। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर हमें क्या करना होगा, अपना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना होगा।
दूसरा बात ये कि ये जब भी होगा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो दोनों में से कम हो उस पर दिखाते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस ही अधिकतर कम रहता है, तो हम क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग इसे कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। तो ये जो हमारा समायोजन है, बाकी जितने भी समायोजन हमारे होते हैं उनका लेखा मेनली 2 जगहों पे होता है, लेकिन ये जो समायोजन है इसका लेखा हमें 4 जगहों पे करना है। जैसे एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहला कि हमें अपने सेल में से माइनस करना होगा, दूसरा बैलेंस शीट में डेप्टर में से हमें माइनस करना होगा। दोनों ही जब हम माइनस करेंगे तो सेल प्राइस से माइनस करेंगे। दूसरा हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक में हमें उस जो भी माल था उसको ऐड करना होगा, लेकिन हम उसे कॉस्ट प्राइस पे ऐड करेंगे अब, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2 जगहों पे लिखा जाता है, एक ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो हम इन दोनों जगहों पर ही क्लोजिंग स्टॉक में उस माल की रकम को कॉस्ट प्राइस पे ऐड करके दिखा देंगे। इसके बाद है हमारा मार्गस्थ माल, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई माल मंगाया और अभी वो रास्ते में है, लेकिन उससे पहले ही वो माल आपके पास पहुंचने से पहले ही आपको अंतिम खाता बनाना पड़ रहा है, यानी कि माल अभी आपका रास्ते में ही है। तो जब माल आपका रास्ते में है तो ये आपके लिए एक तरीके से संपत्ति भी हो गया, क्योंकि आपका माल आ रहा है आपके पास। और दूसरा दायित्व हो गया। दायित्व क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा इसका लेखा हम 2 जगहों पर करेंगे और दोनों ही लेखा बैलेंस शीट में ही होगा। कहाँ, तो हम इसे लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे और दूसरा एसेट साइड में दिखाएंगे। लास्ट है आज का हमारा कि कैजुअल लॉसेस, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके व्यापार में जो भी संपत्ति है उसमें से कोई संपत्ति किसी वजह से नष्ट हो, जैसे मान लीजिए फर्नीचर में आग लग गया, तो ये कभी भी हो सकता है ऐसा कोई लॉस। तो उसके लिए, क्योंकि ये लॉस है, तो इसे हम क्या करेंगे पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। और दूसरा जो है वो हम इसे क्या करेंगे कि इसे जो भी संपत्ति, जैसे मान लीजिए फर्नीचर था तो फर्नीचर में से हम क्या करेंगे, एसेट में से जो भी ऐसी संपत्ति है उसमें से क्या करेंगे माइनस करके दिखा देंगे। जैसे फर्नीचर था तो फर्नीचर के अमाउंट में से इस लॉस को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसी तरीके से किसी भी संपत्ति में कोई ऐसी हानि आती है जो कि कैजुअल होती है, आकस्मिक होती है, तो उसे हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो क्योंकि वो लॉस इसलिए दिखाएंगे। और दूसरा जो भी संपत्ति उसका मूल्य क्योंकि कम हो गया तो उसमें इस राशि को माइनस करके दिखा देंगे। तो ये तो हमारे जितने बाकी के समायोजन बचे हुए थे कल की वीडियो में वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो कि मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट से रिलेटेड, उसके लिए हम कल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एकदम अच्छे से डिटेल में उसका कैसे लिखा होता है, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझाएंगे। और आई होप कि आप लोग को ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, फिर हम आपको पूरी गारंटी दे सकते हैं कि आपको फिर कभी भी याद करने की इसमें से कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा जो है मार्क्स ले आएंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको बैड डेब्ट्स के प्रोविजन से रिलेटेड वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।